अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है तुमसे तुम ही तक, जिसे लिखा है शादिया जमाल नैयर ने। चलें जी, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। घर के अंदर कदम रखते ही इसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। ड्राइंग रूम से आने वाली बातों की हल्की हल्की आवाज़ें मेहमानों की मौजूदगी का पता दे रही थीं। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कल अभी तक बेसुध पड़ी थी। गुल अभी तक बेसुध पड़ी हुई थी। बारिश में भीगने की वजह से इसका फ्लू बिगड़ गया था, इसलिए आज इसने कॉलेज से भी छुट्टी की थी। चेंज करने के बाद गुल की पेशानी पर हाथ रख कर टेम्परेचर चेक किया और कदरे मुतमईन सी होकर बाहर निकल आई। किचन में सबा आपा बुरी तरह मसरूफ़ थी। क्या बात है आपा, कहीं आपकी सास साहिबा शादी की तारीख तय करने तो नहीं आ गई? पतीलियों के ढक्कन उठा उठाकर चेक करते ही सबा को शरारत से छेड़ा। खानपुर से तुम्हारे तायाबा और इनकी बेगम आई हैं और काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सबा ने बिरयानी को दम लगाते हुए इंकशाफ किया तो वो पूरी की पूरी इनकी तरफ घूम गई। तायाबा, कबाब इसके हल्क में फंस गया, लेकिन सबा सलाद की तरफ मतवज्जो हो गई थी। बिला इरादा इसके कदम ड्राइंग रूम की तरफ उठ गए। सामने वाले सोफे पर आगा जान जैसी शख्सियत को देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गई। जोहा, मेरी बेटी, मेरी जान। तायाबा की इस पर नजरें पड़ी तो खुद आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। ताई अम्मा ने इसकी पेशानी पर बुसा दिया और अपने पहलू में बैठा दिया। अपने मरहूम भाई की इकलौती निशानी को कलेजा से लगाने का अरमान बरसों से दिल में पल रहा था। दिल पे पहरे बैठाते बैठाते थक गए, लेकिन भाभी जान के लाताल्लुकी और बेगांगी के बावजूद अब मजीद दहा नहीं गया। ताया अब रंधी आवाज़ में बोले तो इसे शिकायती निगाहों से अम्मा की तरफ देखा, जो सपाट चेहरा लिए ताई अम्मा के हाथों में दबे इसके हाथ को देख रही थी। सीरत मम्मी ने खाना लगने की इतला दी तो सब डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़े। खाना खाने के बाद वो जोहा को ढेर सारा प्यार करते हुए रुखसत हो गए। अम्मा, ताया अब्बा इतने सालों बाद मुझसे मिलने आप आए, आपको अच्छा नहीं लगा? तकिए पर गुलाब चढ़ाती अम्मा ने चौंक कर इसे देखा। ऐसी कोई बात नहीं कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। प्लीज़ अम्मा, गलत मत बोलिए। आपका चेहरा आपकी नागवारी का चीख कर ऐलान कर रहा है। अम्मा को इसके अल्फाज से ज़्यादा अंदाज से तकलीफ़ हुई। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों इस हवेली से जुड़ा रिश्ता तोड़ देना चाहती हैं? वो इनके हाथ से तकिया झपट कर बदतमीज़ी से बोली। जोहा, तुम्हारे पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद इस हवेली में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। इसके गुस्से से सुरख पड़ते चेहरे पर नज़र डालकर वो बेबसी से गोया हुई। क्यों अम्मा, कितनी ऐसी औरतें हैं जो खामन की वफ़ात के बाद अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती हैं। आप खुद तो अपने सगों के दरमियान आ गए, फिर मुझे क्यों मेरे अपनों से दूर रखा? वो अपनी माँ से बदगुमान थी। ये भी तो तुम्हारे मामू का घर है बेटा, वो सरसानियत से बोली। हाँ, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मैं अपने बाप के घर मुकम्मल इस्तेहकाक के साथ रहना चाहती थी। वो खुद तिरसी की कैफियत में मुब्तला थी। तुम हवेली जाना चाहती हो? उन्होंने शिकस्त खोर्दगी से थके थके लहजे में पूछा। हाँ, और मैं जाऊंगी भी ज़रूर, वो बदलिहाजी से कहती उठ खड़ी हुई और तेज़ी से बाहर निकल गई। दोहा, यहाँ क्यों बैठी हो? अपने कमरे की तरफ जाता शामिर इसे इस वक्त सीढ़ियों पर घुटने में सर दिए बैठा देखकर ठटक गया। क्यों, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं बैठ भी नहीं सकती? या फिर आपके घर में कहीं भी बैठने से पहले मुझे बाकायदा आपसे इजाज़त लेनी चाहिए? वो बदतमीज़ी से कहती ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। फिर दिमाग ख़राब हो गया इसका। शामिर नागवारी से सर झटक कर रह गया। क्या मैंने जोहा को हवेली वालों से दूर रखकर कोई गलती कर दी? कमरे में हबस एकदम बढ़ गया था। उन्होंने उठकर खिड़की खोल दी, लेकिन वो ना समझ है कुछ नहीं जानती। इस्तरारी अंदाज में हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। मेरी बेटी मुझसे बदगुमान हो रही है, ममता कर लाने लगी थी। हवेली में 5 बरस गुजारने के बाद इतना तो वो जानती थी कि इतने सालों बाद वो महज यतीम भतीजी की मोहब्बत में नहीं दौड़े चले आए थे, बल्कि असल मकसद यकीनन कुछ और था। क्योंकि हवेली में इनकी ज़ात को घड़न पहुँचाने और साजिशों का निशाना बनाने में इनके जेठ सिकंदर खान अपनी बीवी और दूसरे बहन भाइयों के साथ बराबर के शरीक रहे थे। उन्होंने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। गुजरे हुए पल शिद्दत से याद आ रहे थे। गुजरे हुए पल शिद्दत से याद आ रहे थे। जहां ज़ेब साहब के 2 बेटे और 1 बेटी थी। इनकी रफ़ीका हयात शादी के 10 साल बाद इन्हें दागे मफारकत देकर मुल्के अदम सुधार गईं। जहां ज़ेब साहब ने अपने कम उम्र बन माँ के बच्चों की बेहतरीन तलीम और तरबियत में कोई दफ़ीका फ़र्द गुज़ाश्त न छोड़ा। दोनों बेटों के मुनासिब उम्र में शादियां करके अपने फ़ैसले ज़ब्त-क-दोश हुए। इनकी बहुएं सीरत और सतूत दोनों बहनों ने सारे घर को सलीके से संभाल लिया। अपनी लाडली बेटी शाइस्ता की शादी उन्होंने अपनी दोस्त के बेटे मोहम्मद खान से नहायत धूमधाम से की थी। शाइस्ता ब्याह कर करीबी गाँव में खानपुर चली गई और अपने शौहर के साथ खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन मोहम्मद खान की हवेली में इसकी खुशियों की मुद्दत बहुत मुख्तसर साबित हुई। शादी के महज 5 साल बाद बेबी की चादर ओढ़कर अपनी 3 साला बेटी जोहा
खान को लेकर दोबारा वालिद की दहलीज पर आ बैठी। जहाज़ी साहब अपनी लाडली बेटी का गम न सहार सके और 1 साल के अंदर दिल का शदीद दौरा पड़ने से वफात पा गए। इश्तियाक जहां ज़ेब की एक बेटी सबा और एक बेटा शामिर था, जबकि मुश्ताक जहां ज़ेब की एक ही बेटी गुल महरीन थी, जो तकरीबन दुहा की ही हम उम्र थी। दोनों भाइयों ने बेवा बहन और बांजू को अपनी शफ़क़त भरी तहवील में ले लिया। मोहम्मद खान की वफ़ात के बाद इनका हवेली वालों से राब्ता टूट गया और वहाँ से किसी ने पलट कर इनकी खबर ना ली। अलबत्ता इसके ससुर हशमत खान साहब इन्हें दूसरी शादी की इजाज़त देकर ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने पर इसरार करते रहे, जो इन्हें किसी तौर पर मंजूर नहीं था। वक्त के साथ थाल में 2 साल के सिक्के गिरते चले गए। अब इतने सालों बाद सिकंदर खान की आमद इन्हें किसी खास मकसद का पेशे खैमा लगी। गुल, तुम्हारा सेल फोन कहाँ है? जोहा ने अंदर दाखिल होते हुए रसाले में गुम गुल से पूछा। दराज में पड़ा है, गुल ने कुफ़्फ़त से जवाब दिया। क्यों? यार, एक रॉन्ग नंबर तंग करा है, इसलिए मैंने ऑफ करके रख दिया है, खुद ही जान छोड़ देगा। गुल बेजार थी। जोहा ने इसे घूरते हुए सेल निकालो और अभियान किया था कि बिप होने लगी। गुल ने बेचारगी से पहले सेल को देखा, फिर जोहा को, जो कॉल ओके करके मोबाइल कान से लगा चुकी थी। हेलो, इसने इंतहाई सर्द लहजे में हेलो कहा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है आपने कॉल अटेंड की, तो हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे। क्यों? क्या दुनिया में मर्दों का काल पड़ गया है जो आप लड़कियों की आवाज़ सुनने के लिए तरसते फिर रहे हैं? इसने अजनबी की बात काटते हुए दुरुस्तगी से कहा। जी, मुकाबिल को शायद इस कदर इज्जत अफजाई की तवक्को नहीं, जब ही बौखला आ गया। जी हाँ, क्या आप पसंद करेंगे आपके घर की लड़कियां आपकी गैर मौजूदगी में किसी आप जैसे अजनबी से मोबाइल पर बातचीत करें, या फिर आप इन लड़कियों को मोबाइल जैसी सहूलत से महरूम करना चाहते हैं जिनके वालिदैन इन पर भरोसा करते हैं हुए इन्हें मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है? इसके सर्द सपाट लहजे ने मुकाबिल की सिट्टी गुम कर दी, जब ही फ़ौरन से बिस्तर खुद ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। गुल, जो दम बखुद इसे अजनबी के लिए लेते देख रही थी, एक ही झटके से उठी और इसे गले लगा लिया। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। गुल के तौसीफ़ी अंदाज पर इसने बेनियाज़ी से कंधे उचकाए। आज मौसम सुबह से ही अबर आलूद था। ठंडी ठंडी हवा के नरम सबक झोंकों ने मौसम को हासा खुशगवार बनाया था। तीनों ख़वातीन ने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का प्रोग्राम बना लिया। आज कदरे फरागत नसीब हुई थी। सबा के सर में दर्द था, वो टैबलेट लेकर अपने रूम में आराम कर रही थी और इन दोनों की मौज मस्तियाँ अरूज पर थी। कुछ किचन में हशर बपा करने के बाद गुल तो डाइजेस्ट लेकर कारपेट पर नीम दराज हो गई, जबकि जोहा सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी हस्बे आदत पाँव छलाते, आंखें मूंदे सीडी प्लेयर पर राहत फ़तेह अली खान का सुरीली आंखों वाले से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। सबा कहाँ है? शामिर की आवाज़ पर दोनों हड़बड़ा कर सीधी हो बैठी। इनके सर में दर्द है, आराम कर रही हैं। जोहा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। ओके, तो कब चाय बनाकर अंदर बैठक में भिजवा दो। इस मौका के शाही हुक्म पर दोनों तरफ मिला कर रह गई। चारों चार किचन की तरफ रुख किया, जैसे तैसे चाय तैयार की और परवीन के हाथ अंदर भिजवा दिया। असर की नमाज के बाद अम्मा लोगों से रिश्तेदारों का हाल अहवाल सुन रही थी कि शामिर गुस्से से दबदब करता ऐन सर पर पहुंच गया। तुम दोनों में सच्चाई किसने बनाई थी? कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। दोनों ने सर झुकाकर इकबाल जुर्म किया। शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों को ढंग की चाय तक बनाना नहीं आती। कद देखा है अपना? ये ताना यकीनन इसे ही दिया गया था। तरफ कर सार उठाया। शाम की चाय बनाने की ड्यूटी आइंदा से तुम दोनों की होगी। खबरदार जो टाल मटोल से काम लिया तो। माथे पर बिखरे शहद रंग बालों को बेनियाजी से झटकता अपनी तमाम तर वजाहत समेत जोहा को वो जहर लगा। अपनी हाइट की वजह से तो वो पहले ही खासी अच्छी कॉन्शियस थी, हालांकि कॉलेज में अक्सर लड़कियों की दराज कद की दीवानी थी। इसके कदम तो यहाँ तक कह देते, जोहा, तुम्हारे साथ चलते हुए हम हवा में कम्प्लेक्स का शिकार होने लगते हैं। लेकिन शामिर का ताना इसके दिल में खुब गया। तायाबा का फ़ोन सुनने के बाद वो अपने और गुल के मुश्तरका कमरे में आई तो गुल की दबी दबी सिसकियों ने इसे चौंका दिया। गुल की रोई रोई सुर्ख आंखें देखकर जोहा का दिल धक से रह गया। गुल, वो मर गया। इससे लिपट कर वो फुट फुट कर रो दी। कौन मर गया? किसकी बात कर रही हो? इसने गम से बेहाल होती गुल की पुश्त सहलाते हुए मुश्किल पोशा। मुइज़ हैदर। गुल ने हिचकियों के दरमियान अपने फेवरेट नावल के मोस्ट फेवरेट हीरो का नाम बताया, जिसके गायबाना इश्क में वो गोडे गोडे डूबी हुई थी। जोहा पहले तो नासमझी से इसे देखती रही, फिर जब असल बात समझ आई तो साथ से सर हिलाकर रह गई। गंदमी रंगत और स्याह घुंघराले बालों वाली गुल महरीन को दुनिया में सिर्फ 2 कामों से दिलचस्पी थी, एक तो डाइजेस्ट पढ़ना और दूसरा मौका बे मौका अफसानवी सिचुएशन क्रिएट करके खुद को हीरोइन साबित करना। और अक्सर इसके दोनों शौक इतने अच्छे खासे महंगे पड़ते थे, जोहा जानती थी कि अब वो कम से कम 2 हफ्तों तक मुइज़ हैदर का शौक बनाएगी।
ज़ोहा और गुल की मुश्तरका दोस्त और क्लास फेलो शुमैला ने अपनी मंगनी की खुशी में अपने दोस्तों को घर में पार्टी दी तो ये दोनों मुश्ताक मामू के सर हो गईं कि पार्टी के लिए शॉपिंग करनी है। मुश्ताक साहब के कहने पर शामिरी ने बाजार ले आया और ड्रेस और शूज़ लेने के बाद ज़ोहा अपने सूट की मैचिंग चूड़ियाँ सेलेक्ट करने लगी। सेल्स बॉय ने प्रोफेशनल लहजे में कहा, मिस अपना हाथ दिखाएं। जोहा जो अपना हाथ लड़के की जानब की तरफ बढ़ाने वाली थी, शामिर के सर्द लहजे पर ठड़क गई। क्यों जनाब, चूड़ी का नाप लेना है, सेल्स बॉय ने कदरे घबरा कर वजाहत की। जोहा अपनी एक चूड़ी उतारो। शामिर ने लड़के की बात को नज़रअंदाज करते हुए जोहा से कहा तो इसने चुपचाप चूड़ी उतारकर शामिर की तरफ बढ़ा दी। यही साइज़ है। शामिर ने चूड़ी का काउंटर पर रखते हुए सेल्स बॉय को जताकर कहा तो फौरन मतलूबा चूड़ियाँ पैक करने लगा। जोहा हैरत से शामिर को तकते गई जो अब गुल की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। गुल ने सेहन में पानी का छिड़काव करके चारपहियाँ बिछा दी थी। अम्मा सीरत और सतूत मामी रात के खाने के लिए सब्जी बना रही थी और साथ साथ बातें भी करती जा रही थी। मौजू गुफ्तगू सबा की शादी था। जोहा तुम्हारे ताया का फ़ोन था। सबा आपा के कहने पर वो फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ गई। ताया ने इसके लिए चीज़ें भिजवाई थी। इनकी बाबत पूछने के बाद इस हवेली आने पर इसरार किया क्योंकि इसके दादा अब्बा इससे मिलना चाहते थे। इम्तिहानात से फरागत पाने के बाद हवेली आने की नींद दहानी कराते हुए इसने फ़ोन रख दिया। इश्तियाक साहब इन दोनों सबा की शादी के बारे में संजीदगी से सोच रहे थे, लेकिन इसके ससुराल वाले मुसलसल टाल मटोल से काम रहे थे। इसलिए सतूत ने इन्हें खाने पर मदऊ करने का फैसला किया ताकि इस मौजू पर खुलकर बातचीत कर सकें। शबाना बेगम सबा की सास की अचानक आने वाली माजरती फ़ोन ने घर के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। अरसलान अपनी क्लास फेलो जो बारिया में इंटरेस्टेड था, लेकिन शबाना बेगम ने बेटे की पसंद करदा लड़की को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया और अपनी पसंद की बहू लाने का फैसला सुना दिया। काफ़ी तलाश बसियार के बाद इन्हें अपना गोहरे मकसूद सबा की सूरत में मिल गया तो बेटे की हफ्गी की परवाह न करते हुए सबा को मंगनी की अंगूठी पहनाकर ही दम लिया और अपने फैसले पर शादियों फरहान शादी की तैयारियों में मगन हो गईं। दचका तो इस वक्त इन्हें लगा जब अरसलान ने शादी से साफ इनकार कर दिया कि शादी तो वो सिर्फ दोबारिया से ही करेगा। शबाना बेगम अपनी मर्जी से भला इसकी 10 मंगनियाँ करती फिरें। इस मौका पर आकर शबाना बेगम को अपनी फाश गलती का एहसास हुआ। मारे हफ़्फ़त और शर्मिंदगी इनका बराह रास्त सामना करने की हिम्मत तो उसमें पैदा ना कर सकें, लिहाजा फ़ोन पर ही सारे हालात इनके गोशगुजार कर दिए। सतूत बेगम तो जवाबन इन्हें बुरा भला तक नहीं कह सकी थी। खामोशी से रिसीवर रीडर पर रखा और दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गईं। घर की फिजा बहुत कसीफ और बोझल हो गई थी। उदासी और यसमर्दगी ने चारों ओर अपने पंजे गाड़ दिए। कम गुस्सी सबा सारा दिन खामोशी से कामों में जती रहती है। इसे देखकर सतूत बेगम ने अपने आंसुओं पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीरत और शाइस्ता की तसल्लियाँ भी इन्हें पुरसुकून करने में नाकाम साबित हो जाती। गुल ने डाइजेस्ट के लिए गेट के चक्कर लगाना छोड़ दिए। इश्तियाक और मुश्ताक साहब की संजीदा तफक्कर बढ़ गया। ऐसे में एक शामिर हिदायत साहब की दिलजोई करता कि अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद ऐसी सूरत हाल दरपेश होती तो वो लोग भला क्या कर लेते। शाम ढले पंछी अपने आशियानों को लौट रहे थे। शाहवर अपना सफ़र मुकम्मल करके मगरिब की गोद में सर रखकर सो गया। वो अमरूद के तने से टेक लगाए कलाई में पड़ी गुलाबी चूड़ियों से खेल रही थी। तारीकी बढ़ गई थी तो वो हाथ जड़कर उठ खड़ी हुई। चूड़ियों की जलते रंग सुनकर भूरी चिड़ियाँ सहम कर पत्तों में छुप गईं। यासीद भरी इस उदास शाम में इसने हानपुर जाने का फैसला कर लिया। शामिर की शर्ट पर बटन लगाती अम्मा का दिल लम्हा भर को धड़कना भूल गया। शामिर तुम्हें छोड़ आएगा। दांतों से धागा तोड़ते हुए उन्होंने अपने हाथों की लर्जाहट पर काबू पाने की सही की। शर्ट लेने के लिए अंदर आता शामिर दरवाजे पर ही ठटक कर रुक गया। इसने हवेली फ़ोन कर दिया था। तायाबा इसके हवेली आने का सुनकर बहुत खुश हुए। गुल को पता चला तो वो चीख उठी, जोई मैं तुम्हारे बगैर बोर हो जाऊंगी यार। जोहा को पैकिंग करते देखकर वो बेचारगी से गोया हुई। तुम भी तो मेरे साथ चलो। जोहा ने कॉटन का सूट तय करते हुए कहा। मैं भला इतने दिन तुम्हारे बाप के घर क्या करूंगी। वो चिढ़ गई। जो इतने सालों से मैं तुम्हारे बाप के घर रह रही थी। बैग की जिप बंद करते हुए वो सुकून से बोली, मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम फर्स्ट टाइम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो। भला मैं वहाँ क्या करूँगी। गुल ने बढ़कर वजाहत की। सबसे मिलने के बाद वो अम्मा के कमरे में चली आई जो दरवाजे की तरफ पुश्त किए इस्तरारी अंदाज में बेड की बेशिकन चादर को दुरुस्त कर रही थी। अम्मा, जोहा के पुकारने पर वो एकदम पलटी और इसे ज़ोर से गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना जोहा, तुम मेरी ज़िंदगी हो और ज़िंदगी के बगैर सिर्फ मरा जा सकता है। अम्मा के आंसू चुनते हुए इसकी अपनी पलकें भीग गईं। जहांगीर तुम्हें लेने आया है। शामिर के सपाट लहजे पर इसने इस्तफामिया निगाहों
से देखा, जहांगीर सिकंदर तुम्हारा ताया ज़ात। इतना कहकर वो साइड से निकलता चला गया। ज़ोहा इसके अल्फाज व अंदाज पर हैरान होती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फ्रंट सीट पर बैठते ही जहांगीर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ब्राउन कॉटन के शलवार कमीज में मलबूस चादर कंधे पर डाले वो इसे रवायती जागीरदार लगा। सफ़ीर की तवालत और इसकी मुसलसल खामोशी से उकताकर जहांगीर ने इसे हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी, जिसके जवाब देने में इसने नहायत एहतसार से काम लिया और जानबूझकर इसे नज़रअंदाज करते हुए विंडो से बाहर भागते दौड़ते मनाजर पर निगाहें जमा दी। जहांगीर ने एक भरपूर नज़र इसके बेनियाज अंदाज पर डाली और ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। गाड़ी एक झटके से आलीशान हवेली के सामने रुकी तो वो चूम कर सीधी हो गई। हवेली के अंदर पहला कदम रखते ही वो अजीब एहसास से दो चार हो गई। यह हवेली इसके बाप की थी। इस हवेली में इसकी यादें दुल्हन बनकर आई थीं। इसी हवेली में वो पैदा हुई थी और इसी हवेली में इसके नौजवान बाप का जनाजा उठा था। इसके अंदर कहीं आंसू गिरने लगे। सबसे पहले ताया सिकंदर इसके इस्तकबाल को आगे बढ़े और इसे बाजुओं के घेरे में लेकर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। वो पलकें झपक झपक कर पहली बार इन अजनबी लोगों को देख रही थी जो इसके बहुत अपने थे। सबसे आखिर इसकी मुलाकात अपने दादा हशमत खान से हुई। इनकी शफीक बाहों में समाते ही इसे टूट के रोना आया। दादा अब्बा की बूढ़ी आंखों से आंसू टूट टूट कर इसके बालों में जज़ब होने लगे। अगला सारा दिन इसने दादाबा के साथ इनके कमरे में गुजार दिया। वो इसके बाप की बचपन की शरारतें और जवानी के किस्से सुनाते हुए आबदीदा हो गए। इसे बताया गया कितने धूमधाम से इन्होंने अपने इसे सबसे लाडले और फरमाबरदार बेटे की शादी की थी। शाइस्ता इनकी पसंदीदा बहू थी और जब वो पैदा हुई तो इसके बाप और दादा ने पूरे 7 दिन जश्न मनाया था। हर चंद के इस हवेली के दीगर लोगों को एक लड़की की पैदाइश पर इस कदर खुशी और मुसर्रत का इजहार हासा नागवार गुजरा था। ज़ोहा को यूँ लगा जैसे इसके वजूद का नामुकम्मल हिस्सा मुकम्मल हो गया हो। इस तशनगी और कहक को तो मामुओं की शफ़क़त और मामियों के बेलौस मोहब्बतें भी ख़त्म न कर सकी थी। इसने पुरसुकून होकर दादाबा के सीने पर सर रख कर आंखें मूंद लीं। सुबह नाश्ता ने सबके साथ मिलकर किया था। अपनी तरफ अजीब और नज़रों से घूरती रुबीना, पुप्पो और इनकी बेटी उज़्मा के अलावा बाकी सब इस अच्छे लगे थे। चलो ज़ोहा तुम्हें हवेली दिखा आएँ। मंजरे चचा की माहिदा और उम्दा के कहने पर वो चाय का खाली कप रख कर उठ खड़ी हुई। बुलंद छतों, ऊंची छतों और बड़े बड़े ढलानों वाली ये वसी रकबे पर फीकी फैली ये पुरशिकवा हवेली कदीम और जदीद इम्तिजाज का मुकम्मल नमूना थी। क्या ख्याल है ज़ोहा, तुम्हें गाँव की सैर करवाएं? दर दर सीढ़ियाँ उतरता जहांगीर इसके ऐन सामने जमकर बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ। ज़ोहा को इसका यूँ बेबाकी से देखना सख्त बुरा लगा। जी नहीं शुक्रिया, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं खुद दादा अब्बस से कह दूंगी। वो नागवारी से कहती आगे बढ़ गई। ये तुम्हारे पापा का बेडरूम है। माहिदा ने कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कमरे की तरफ इशारा किया तो वो बेख्तियार इस कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम लोग प्लीज़ माइंड मत करना, मैं अकेले में अपने पापा का रूम देखना चाहूँगी। इसने लकड़ी का बारीक मुंकशिर दरवाज़ा खोलते हुए मुड़कर कहा तो वो इस बात में मुस्कुराती सर हिलाकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गईं। वो हुआब की सी कैफियत में एक एक चीज़ को छू कर देखने लगी। काश बाबा आप इतनी जल्दी ना जाते। साइड टेबल पर रखी बाबा की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए इसके आंसू टप टप कर तस्वीर पर गिरने लगे। दादा अब्बा ने आहिस्ता से इसका सर थपथपाया तो इसने चूम कर भीगी पलकें उठाई तो इनकी आमद से बेखबर थी। दोपहर का खाना खाकर वो लेटी तो काफ़ी देर इसकी आंख बारिश के शोर से खोली। इसने उठकर खिड़की के दोनों पट खोल दिए। इसके कतरे इसके चेहरे को भिगो गए। सरसब्ज़ लॉन में गुलाब के फूलों के पास रक्स करते मोर को वो मबहूत होकर देखती रही। इस मौसम में इसे गुल शिद्दत से याद आई और इसे याद करते ही इसके पंखुड़ियों जैसे गुलाब लब मुस्कुरा उठे। अचानक इसकी नज़र बरामदे में खड़े जहांगीर पर पड़ी, जो बड़ी फुर्सत से ही इसे देख रहा था। इसके मुस्कुराते लब सिमट गए और नागवारी से खिड़की छोड़कर पीछे हट गई। शाम के वक्त माहिदा इसे नीचे ले गई जहाँ शहर में सब चूड़ियाँ बेचने वाली जोहड़ी से चूड़ियाँ पहन रही थीं। ताई अम्मा ने इसे भी अपने साथ चूड़ियाँ पहनाने के लिए बैठा लिया। ज़ोहा तुम ये वाली चूड़ियाँ पहन लो। अचानक जहांगीर ने टुकड़े से ऑरेंज कलर वाली चूड़ियाँ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे मसला क्या है इसके साथ? इसकी सभी पेशानी पर बाल पड़ गए। मुझे ये कलर पसंद नहीं। जहांगीर के बढ़ते हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए इसने नहुवत से कहा। लाशऊरी तौर पर हल्के नीले कलर की नाजुक चूड़ियाँ उठा लीं। ये शामिर का फेवरेट कलर था। जहांगीर ने सख्ती से लब भींच लिए। ऑरेंज कॉटन का सूट पहने उज़्मा ने ज़ोहा को बड़ी सुलगती हुई नज़रों से देखा। दादा अब्बा आज किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो शावर लेने के बाद बालों में ब्रश कर रही थी कि गुल का फ़ोन आ गया। ज़ोई कैसी हो? गुल हस्बे आदत बगैर सलाम दुआ के शुरू हो गई। किस बात की मुबारक? इसने हैरानी से इस्तफसार किया।
फिर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम दुनिया की सबसे बेवफा लड़की के तौर पर आया है। कल के जले कट्टे लहजे पर वो हंस पड़ी। सीरत मामी की खाला खुर्शीद ने अपने इकलौते बेटे के लिए सबा का आपा का रिश्ता मांगा तो सब घर वालों ने सोच विचार करने के बाद इन्हें हाँ कर दी। खुर्शीद हाला चट मंगनी पट बया के चक्कर में थी। गुल बहुत एक्साइटेड हो रही थी लेकिन दुआ के बगैर इसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए फ़ौरन से बेशतर इसे वापस आने का हुक्म दिया। गुल से बात करने का बाद इसलिए फ़ौरन से बेशतर इसे वापस आने का हुक्म दिया। गुल से बात करने के बाद इसका मूड बहुत खुशगवार हो गया। इसे भूख का एहसास हुआ तो कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। अपने कमरे के सामने गुजरते हुए अपना नाम सुनकर ठटक कर रुक गई। उस्मा, तुम जेलस नहीं होती? ये सब देखकर ये आवाज़ यकीनन छोटे चचा के रेहाना की थी। जेलसी तो होती है मेरी जान, पर क्या है ना कि सब कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। वैसे भी इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है। ताई अम्मा ने तो साफ कहा, शादी के अगले रोज़ ही ज़ोहा साहिबा को तलाकनामा पकड़ा कर इस हवेली से चलता कर देंगे। उज़्मा की मकरूह हंसी इसके अंदर छीद करने लगी। वैसे यार, ज़ोहा से बहुत खूबसूरत। अगर जहांगीर भाई ने इसे तलाक देने से इनकार कर दिया तो इसकी आंखों में मिर्चें चुभकने लगीं। नामुमकिन। जहांगीर सिकंदर खूबसूरती का दिलासा ज़रूर है मगर इसे सिर्फ दौलत से प्यार है। इसकी सारी ज़मीनें अपने नाम करवाने के बाद मेरी अम्मा इसे यहाँ टिकने थोड़े देगी। ये भी अपनी वालदा मजदा की तरह खुद ही भाग जाएगी। बस ज़्यादा को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो ज़रूर मुश्किल खड़ी कर देंगे। किसी ने इसकी पेशानी पर खींचकर पत्थर मारा। अम्मा की मसलहत अमेज़ खामोशी के पीछे ये भयानक हकीकतें पोशीदा थी। वो मुझे इस दुख से बचाना चाहती थी और मैं इनकी चुप से बदगुमा होकर क्या कुछ अहस करती रही। मुझे माफ़ कर दे अम्मा। वो अपनी ज़ात की बिखरी गर्जियों पर चलकर जख्म वजूद लिए वहाँ से पलट गई। सुनो, तुम लौट आओ ना। जहाँ तुम हो वो दुनिया कब तुम्हारी है कि सूरज ढल गया है और हसीन शामें उतरी हैं। वो देखो चांद निकला है, सितारे जगमगाए हैं। हमारी मुंतज़िर आँखें, दुआएं मांगती आँखें, तुम्हारी ही सोचती आँखें, तुम्हें ही ढूंढती आँखें। तुम्हारा अक्स फिर शायद मेरी पलकों पर उतरा है। ये दिल जब भी धड़कता है तुम्हारा नाम लेता है कि बारिश जब भी होती है तुम्हें ही याद करती है। खुशी कोई जो आए तुम्हारे बिन अधूरी है। सुनो, तुम लौट आओ ना। इसने मोबाइल कान से लगाया तो शामिर का जज्बों से गूंदा लहजा इसके कानों में अमृत घोलने लगा। इसके हलकते दिल पर नरम ठंडी ठंडी फवार बरसने लगी। इतनी देर कर दी शामिर। शिकवा इसके लबों पर ही दम तोड़ गया। कुछ लोग गुलाबों की तरह होते हैं जिनकी आवाज़ सुनते ही इर्द गिर्द खुशबू फैल जाती है। इसकी नम आंखों में चाहतों के कई दीप जल उठे। दादाबा के साथ उधेड़ उमर अजनबी को अंदर आते देख कर वो खड़ी हो गई। फारूकी साहब, ये मेरी पोती है ज़ोहा खान। दादाबा ने अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो खामोशी से इनके साथ सोफे पर बैठ गई। ये आपकी जायदाद के कागजात हैं बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दें। फारूकी साहब के कहने पर इसने दादाबा की तरफ देखा। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इस बात में सर हिला दिया और सर झुकाकर मतलूबा पेपर पर साइन करने लगी। अपने बाप की जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है बेटा। मेरे लक समझाने के बावजूद भी तुम्हारी माँ आसानी से इस हक से दस्तबरदार हो गई, लेकिन मैं रोज़े क़यामत अपने बेटे के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। इन कागजात को संभाल कर रखना। फारूकी साहब को रुखसत करने के बाद दादाबा ने इसे शफ़क़त से अपने साथ लिपटाते हुए कहा। खिड़की से झांकते रोशन चांद को तकते हुए इसने वापसी का फैसला किया। शामिर के नंबर पर मैसेज सेंड करके तमानिस की आंखें मूंद लीं। सुना है याद करते हो कि जब भी शाम ढलती है हिजर में जान जलती है। तुम अपनी हर रात का अक्सर सुकून बर्बाद करते हो। सुना है याद करते हो जब पंछी लौट आते हैं गमों के गीत गाते हैं। सुनो, तुम लौट आओ ना, यही फरियाद करते हो। सुना है याद करते हो सितारे जब फलक पे जगमगाते हैं। वो बीते हुए पल खूब रुलाते हैं। तुम इस दम अपनी आंखों में मुझे आबाद करते हो। सुना है याद करते हो मुझे, तुम याद करते हो। शामिर, मुझे यहाँ से ले जाओ। इसका पैगाम पढ़कर शामिर खुलकर मुस्कुरा दिया। वो बड़े कमरे में दाखिल हुई तो सब इसे बैग के साथ तैयार देकर चूम गए। तो हाँ बेटा, कहाँ की तैयारी है? ताई अम्मा ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। अपने घर। शुक्रिया, आप सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। शामिर मुझे लेने आता ही होगा। सबके फुक चेहरे पर अफसरदगी की बनी निगाह डालते हुए इसने सुकून से कहा और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। शामिर की गाड़ी का महसूस हारन सुनकर वो हवेली पर अलविदाई नज़र डालती तेज़ी से बाहर निकल आई। इसे अपने प्यारों से मिलने की जल्दी थी जिनकी मोहब्बतें वो हक समझकर वसूल करने आई थी, लेकिन अब इसे सारी मोहब्बतें सूद समेत लौटाने की ख्वाहिशमंद थी। ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है मेरी तमाम बहनों को ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। और प्लीज़, जिस तरह आप पहले मेरे चैनल पे वीडियोस को देखती थी, व्यूज़ देती थी, इसी तरह आइंदा भी मेरे व्यूज़ बढ़ाती जाएं। शुक्रिया।